हेलो दोस्तों, फरवरी 1 साल 2003 नासा का कोलंबिया स्पेस शटल धरती पर वापस लौट रहा था। इसमें बैठे हैं 7 एस्ट्रोनॉट्स, जिनमें एक इंडिया के लिए बहुत खास है, मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते स्पेस में बैठने के बाद वापस धरती पर लौट रहे हैं और इनका परिवार और इनके दोस्त बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। इन सब के लिए ये फ्लाइट बहुत ही खास है, लेकिन नासा के लिए ये एक बस आम रूटीन फ्लाइट है, क्योंकि स्पेस मिशन कोलंबिया प्रोग्राम की ये 28वीं फ्लाइट है। 8:44 ये स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री मारता है। सभी सिस्टम्स एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। धरती पर स्पेस सेंटर में मौजूद है कैप्सूल कम्युनिकेटर चार्ली ह्यूबो। ये वो इंसान है जो स्पेस शटल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद चार्ली शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के साथ टायर प्रेशर की रीडिंग्स को लेकर बात करते हैं। दूसरी तरफ से मिशन कमांडर रिक हस्बैंड अपना जवाब दे रहे थे कि अचानक से लाइन कट हो जाती है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही शब्द हमें सुनने को मिलता है, रॉजर, और उनका वो जवाब अधूरा रह जाता है। चार्ली हुबो फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। 10 मिनट बीत जाते हैं, कोशिश जारी है। दूसरी तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं मिलता। स्पेस सेंटर में मौजूद नासा की ये टीम इस बात से अनजान है कि कोलंबिया स्पेस शटल में धमाका हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद कैनेडी स्पेस सेंटर पर एक कॉल आता है, जरा टीवी ऑन करके न्यूज चलाओ। और न्यूज चला के जो दृश्य हमें दिखाए जाते हैं उससे हर इंडियन का दिल दुखता है। 9:22 टेक्सास स्टेट में इस स्पेसशिप के टुकड़े आसमान से गिरने लगते हैं। नासा को अब तक एहसास हो गया था कि यहाँ एक बेहद खतरनाक हादसा हुआ है। कुछ घंटों बाद उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश देश को एड्रेस करते हैं। My fellow Americans, this day has brought terrible news and great sadness to our country. The Columbia is lost. There are no survivors. सातों के सातों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं और उनमें से एक थी 40 साल की इंडियन बॉर्न अमेरिकन कल्पना चावला, एक ऐसी महिला जिनकी यह घटना पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन गई। आइए दोस्तों, जानते हैं कल्पना चावला की कहानी आज के इस एपिसोड में। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 हरियाणा के कर्नल शहर में हुआ था। इनके पेरेंट्स बनारसी चावला और संजोती चावला पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से इंडिया आए थे और कल्पना चावला इनकी चौथी और सबसे छोटी डॉटर थी। जब इन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो कोई फॉर्मली नाम नहीं दिया गया था। तब तक इन्हें घर पर इन्हें मोंटो करके पुकारते थे। तो हमने बोला नाम तो रखा ही नहीं है, घर का नाम उसका मोंटो मोंटो ही बोलते थे सब उसको। तो आगे जाकर इन्होंने अपना नाम खुद चुना, कल्पना, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। उस वक्त ही कोई भी नहीं जानता था कि आगे जाकर यही मोटो इतिहास रच देंगी। इनके भाई संजय चावला बताते हैं कि समाज के साथ इनकी जद्दोजहद बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैं इन लड़कों को दिखा दूंगी, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। संजय कहते थे कि ये एक बहुत ही डिटरमाइनेड लड़की थी। कल्पना चावला को स्पेस में दिलचस्पी आसमान में उड़ते हुए प्लेन्स को देखकर हुई थी। बचपन में ये अपने पिताजी के साथ लोकल फ्लाइंग में जाया करती थी और इनके पेरेंट्स कल्पना की इस हैबिट को नोटिस करते हैं। लेकिन आगे जाकर जब वो बड़ी होती है तो इनके पिता, टीचर्स और प्रोफेसर्स का ये कहना था कि इस प्रोफेशन को परस्यू मत करो, इस कैरियर पाथ में कुछ नहीं रखा। संजय चावला बताते हैं कि सबके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक था। सबने उसे डिस्करेज करने की कोशिश करी कि मत करो ये, लेकिन कल्पना को कोई रोक नहीं सका। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करती हैं और उसके बाद ये चली जाती है अमेरिका अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। आगे चलकर साल 1988 में ये पीएचडी भी कर डालती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। Because I lived in India in a very small town and forget about space, I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college. इस वक्त इनकी उम्र 26 साल की थी और नासा एमएस रिसर्च सेंटर में ये काम करने लगती हैं। इनकी पोजीशन फ्लूइड डायनामिक्स एयरक्राफ्ट थी, यानी इस चीज को स्टडी करना कि जो हवा है वो फ्लूइड की तरह किस तरीके से फ्लो करती है एयरक्राफ्ट के विंग्स के अराउंड चारों तरफ से। इनके पास 1.5 पायलट्स की लाइसेंस थी। साल 1994 में नासा
4000 एप्लीकेंट्स में 20 लोगों को सेलेक्ट करते हैं नासा की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए, जिसमें कल्पना भी शामिल होती है। और फाइनली नवंबर 1997 3 साल की ट्रेनिंग के बाद कल्पना अपनी पहली उड़ान भरती है स्पेस में। कोलंबिया प्रोग्राम के अंडर फ्लाइट STS-87 इस स्पेस शटल में बैठकर ये 250 से ज्यादा ऑर्बिट्स लगाती है धरती के। 2 हफ्ते तक स्पेस में रहती है। STS का फुल फॉर्म स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये इतिहास का सबसे लंबा ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम था जो 2011 तक चला। यहाँ नासा का फोकस था रीयूजेबिलिटी पे। एक ही स्पेस शटल को बार बार ऊपर नीचे लाया जाए, हर बार नए स्पेस शटल्स बनाने की जरूरत ना पड़े। 2 मेन स्पेस शटल्स थे जो इस प्रोग्राम में यूज किए गए। पहला था चैलेंजर और दूसरा कोलंबिया स्पेस शटल। इन सभी में से कोलंबिया पहला स्पेस शटल था जो स्पेस में गया अप्रैल 1981। डिजास्टर से पहले ये 27 मिशंस कंप्लीट कर चुका था। हर फ्लाइट के बाद एक लंबा प्रोसेस होता था शटल्स को इंस्पेक्ट करने का, रिपेयर करने का और इन्हें रिफर्बिश करने का। कोलंबिया हादसे के पीछे जो एक्चुअल कारण था वो एक बहुत ही माइनर रीजन था, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करते हैं। कोलंबिया स्पेस शटल की जो 24th फ्लाइट थी वो कल्पना चावला की पहली स्पेस फ्लाइट थी। फ्लाइट में एक रोबोटिक आर्म की वो मेन ऑपरेटर थी। इस फ्लाइट में उनका काम था एक रोबोटिक आर्म को ऑपरेट करना जो स्पॉटन सैटेलाइट को डिप्लॉय करे। लेकिन इस मिशन के दौरान ऐसा होता है कि इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। 1360 kg की ये सैटेलाइट आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। 3 दिन बाद एक स्पेस वॉक करके इस सैटेलाइट को वापस लाना पड़ता है। लेकिन बाद में नासा के साइंटिस्ट्स इन्हें एक्चुअली में कंट्रोल कर लेते हैं और कल्पना की तारीफ करते हैं। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद कल्पना पहली इंडियन ऑरिजिन औरत बन जाती है और पहली साउथ एशियन वुमेन भी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर क्या कारण था इस हादसे के पीछे? क्या पायलट ने कुछ गलती करी या क्रू मेंबर्स में किसी ने जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया या किसी एस्ट्रोनॉट की कोई गलती थी? एक्चुअली दोस्तों, इनमें से कोई भी रीजन नहीं था। कोलंबिया में मौजूद इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में किसी ने कोई गलती नहीं करी थी और इन सबको हादसे के कुछ 3 से 4 मिनट पहले तक कोई अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखिए। हादसे से कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग है ये। आठ 8:58 पर एस्ट्रोनॉट्स को एक इंडिकेशन मिलती है कि जैसा सब कुछ चलना चाहिए वैसा एग्जैक्टली हो नहीं रहा। कोलंबिया के बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर ने डिस्प्ले पर कुछ मैसेज दिखाए, ये बताने के लिए कि स्पेस शटल के लेफ्ट साइड वाले लैंडिंग गियर के चारों पहियों पर प्रेशर लॉस हो चुका है। और ये वार्निंग एग्जैक्टली 1 मिनट पहले आई थी जब कोलंबिया ने धरती से सिग्नल को खो दिया था। नासा में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इसके बारे में पहले ही पता था, हादसे से पहले नहीं, वो भी करीब 16 दिन पहले। बात यह है कि कोलंबिया के लॉन्च के 21 सेकंड्स बाद एक फोम का छोटा सा टुकड़ा शटल से अलग होकर लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया था। ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं था, सिर्फ 60 सेंटीमीटर लंबा और करीब 40 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसका वजन सिर्फ 750 ग्राम था, लेकिन ये लेफ्ट विंग पर जाकर टकरा गया। कि इसकी वेलोसिटी एक्सपेक्ट करी जाती है उस वक्त 700 से 900 किलोमीटर पर आवर के बीच में। इस चीज के होने से 2 से 4 दिन के बाद नासा के कुछ इंजीनियर्स STS प्रोग्राम के मैनेजर डेटमोर से कहते हैं कि कुछ पिक्चर्स लिए जाएं इस डैमेज को स्टडी करने के लिए कि आखिर स्पेस शटल में डैमेज कहां पर हुआ है। इसके लिए हम अपनी अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स ने बताया कि जेप ने इसे इस्तेमाल करने से मना किया। एक इंटरनल कमीशन बनाया गया था इस चीज में जांच करने के लिए, जिसका नाम था कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, शॉर्ट में CAIB। अगस्त 2003 में इस इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया क्यों ये डिजास्टर हुआ था, क्या कारण थे इस डिजास्टर के पीछे। और इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया नासा की नेग्लिजेंस को, इस ऑफर को ना एक्सेप्ट करना कि हम स्पाई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस शटल के डैमेज को देखने के लिए। ये मिशन अगले 15 दिन एज पर प्लान चलता है अंटिल फरवरी 1, 2003, जब मिशन खत्म होने के बाद इस स्पेस शटल को धरती पर वापस लौटना था। स्पेस शटल के लेफ्ट साइड पर जो ये डैमेज हुआ था, इसकी वजह से एक छोटा सा होल आ गया था और धरती के एटमॉस्फेयर में नीचे आते समय ये डैमेज और बड़ा होता गया
आमतौर पर एक थर्मल हीट प्रोटेक्शन होता है जो स्पेस शटल के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन हवा की वजह से होल और बड़ा होता गया और देखते ही देखते बहुत बड़ा इंसुलेशन का पीस टूट चुका था, जिसकी वजह से स्पेस शटल के लेफ्ट सेंसर्स काम करना बंद करते हैं। टेम्परेचर रीडिंग्स नहीं मिल पाती, फिर टायर प्रेशर की रीडिंग्स भी गायब हो जाती है और देखते ही देखते ये स्पेसक्राफ्ट टुकड़ों में बिखरने लगता है। जमीन पर मौजूद लोग इसे वीडियो के जरिए कैप्चर करते हैं। एक छोटे से फोम के टुकड़े की वजह से ये पूरा हादसा होता है और 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हादसे के 5 साल बाद दिसंबर 2008 में और एक रिपोर्ट आती है, कोलंबिया क्रूज सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इससे पता चलता है कि कैबिन प्रेशर डिसरप्ट होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की मौत कुछ ही सेकंड्स में हुई थी। जब कोलंबिया वायलेंट तरीके से फट रहा था तो उन्हें कोई हीट या डैमेजेस सहने नहीं पड़े होंगे। इस हादसे के बाद नासा ने स्पेस शटल के प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोम रैप का जो चीज वो भी बदला गया। नासा ने कल्पना चावला और बाकी क्रू मेंबर्स को काफी ट्रिब्यूट्स दिए हैं पिछले कई सालों में। जैसा कि मार्स पर जो लैंडिंग करी थी नासा ने, उस जगह को कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन बुलाया गया और मार्स और जुपिटर के बीच कई सारे एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनके नाम इन क्रू मेंबर्स के नाम पर रखा गया है। यही कारण है कि आज हमारे सोलर सिस्टम में कहीं दूर चक्कर लगा रहा है एक एस्टेरॉइड जिसका नाम है 51826 कल्पना चावला।